किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। शमशान या कब्रिस्तान हमारे जिंदगी का आखिरी पड़ाव। पद प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षाओं की सारी दौड़, सारी चालाकियां, दाव पेच, सब कुछ यहाँ खत्म हो जाता है। एक पूर्ण विराम लग जाता है जिंदगी पर। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। अपराधी हर जगह मौके की तलाश में रहता है, चाहे फिर वो शमशान ही क्यों ना हो। भोपाल का एक छोटा सा कस्बा बाग सेवनिया, जिसके नीरव और शांत शमशान की भूमि में हुई एक ऐसी ही घटना जिसने शमशान की शांति भंग कर दी थी। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभवे विष्णवे। जजमान जी, यह पंचभौतिक शरीर है, इसको एक दिन नष्ट हो जाना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है, अतः इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को उठाइए और अंत्येष्टि संस्कार के लिए ले चलिए। ये चिता से आवाज किसकी आ रही है? जिंदा है, कोई मुर्दे को हटाओ, मुर्दे को हटाओ, कोई बचाओ। राम 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 राम। एक ऐसी प्रभु की लीला है, एक चिता के नीचे से जिंदा औरत कैसे निकल सकती है? बाहरी चोट के तो कोई निशान दिख नहीं रहे बॉडी पर। सर, बॉडी सड़ने भी लगी है, इसलिए काफ़ी स्मेल कर रही है। इसे मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और सर पॉइजनिंग के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ सूजन भी है। ऐसा तभी होता है जब एक ही पोजीशन में बॉडी बहुत देर तक पड़ी रहे। जी सर। चलो उस औरत से पूछताछ करते हैं। नहीं, जाने दो, जाने दो, हमारे बच्चे। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुमको। पराये मर्द की लाश चिपटी थी हमसे। कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं। हम यहाँ पे कैसे आए? हमको किसने गाड़ा यहाँ पे? शांत, बबला, चुप, केशव, केशव, शांत हो जाओ। देखो, अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। हाँ। देखो, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है तुम्हारी मदद के लिए। अच्छा ये बताओ, जिस लाश के साथ तुम दफन थी, उस आदमी को पहचानती हो? नहीं नहीं, हम उससे नहीं जानते। हम तो अस्पताल गए थे बद्री का इलाज कराने के लिए। हमको यहाँ पे किसने दफनाया? कौन हमें यहाँ पे लेके आया?
हमें हमारे बच्चों के पास जाना है। सर काफी सदमे में लग रही है, हम ऐसा करते हैं इसको किसी नजदीकी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और इसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराओ, देखो कोई फिजिकल असॉल्ट वगैरह तो नहीं हुआ इसके साथ। जी सर। लेकर जाओ इसको। एम्बुलेंस को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो जल्दी। जी सर। क्या लगता है तुम्हें क्या हुआ होगा? कोई एक जिंदा औरत को एक लाश के साथ बॉक्स में बंद करके शमशान घाट में इस तरह कोई क्यों गाड़ेगा? और इस शमशान घाट का हॉस्पिटल के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? पता नहीं सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दो लोगों को दफनाना कोई खेल नहीं, और वैसे भी इस शमशान में 24 घंटे पंडे का पहरा रहता है। और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इस आदमी की हत्या कैसे हुई है। क्या इसे भी यहाँ जिंदा लाकर गाड़ दिया गया था, या फिर बाद में इसकी लाश के साथ इस लड़की को दफना दिया? और इसमें अगर हॉस्पिटल का कोई एंगल है तो ये केस और भी उलझ जाता है सर। सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक जिंदा औरत एक लाश के साथ जमीन के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? शमशान भूमि में जमीन के नीचे से बाहर आया एक डरावना साया। लोग उसको भूत प्रेत समझकर चीखते हुए भागे, पर उस मिट्टी से सने डरावने साये ने कहा, जिंदा है हम। लोग रुके और देखा कि एक जिंदा औरत को एक लाश के साथ बक्से में दफन किया गया था। मौका वारदात पर मौजूद लोग और पुलिस दोनों ही इस बात से हैरान थे। कोई एक जिंदा औरत को एक लाश के साथ बॉक्स में बंद करके शमशान घाट में इस तरह कोई क्यों गाड़ेगा? मगर उस औरत के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि जब उसकी आंखें बंद हुई थी तब वो पथरी का ऑपरेशन करवाने अस्पताल में थी, मगर जब उसकी आंखें खुली तो 3 फीट जमीन के नीचे एक अजनबी लाश के साथ दफन थी। आखिर कैसे मुमकिन हुई थी ये वारदात? जीती जागती औरत एक मुर्दे के साथ शमशान घाट में जमीन के 3 फीट नीचे कैसे दफन कर दी गई? मम्मी, मैंने लॉयर को नोटिस की कॉपी दे दी है। हाँ, वो बताएंगे क्या करना है। मैडम, मम्मी मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो औरत फर्स्ट एड के बाद काफ़ी ठीक महसूस कर रही है और स्टेटमेंट के लिए भी रेडी है। चलो फिर। ओके मैम। हम अमिता रानी विद्यानगर बागसेवनिया में रहते हैं दीदी, अपने परिवार के साथ। कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? पति केशव यादव प्लम्बर है, 2 छोटा बच्चा है, बबला और चारू। दीदी हमको हमारे परिवार से मिलवा दीजिए। हाँ, मिलवा देंगे तुम्हारे पति बच्चों से, मगर तब तक तुम याद करके बताओ कि तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ। हफ्ता 10 दिन पहले हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अस्पताल गए डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने कहा किडनी में पथरी हुआ है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन डॉक्टर ने हमको बुलाया ऑपरेशन के लिए, उस दिन हम अस्पताल गए थे। कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल बागसेवनिया दीदी। ठीक 9:30 बजे डॉक्टर ने हमको सुई दे के बेहोश कर दिया। जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था और दम घुट रहा था। तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी, सब कुछ याद आया ना, तो थोड़ा सा घबरा गए थे। किसी आदमी के साथ दफनाया गया था तुम्हें, कुछ तो बात होगी अमिता, कोई तो कनेक्शन होगा तुम्हारा। और तुम कहती हो कि तुम उस आदमी को पहचानती तक नहीं पहचानते तो और क्या कहें दीदी, घर घर काम करती हूँ, चेहरे याद रहते हैं, अच्छे बुरे सब। वैसी शक्ल हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। दीदी क्या हम घर जाएं? नहीं अमिता,
पहले हम वो सरकारी अस्पताल जाएंगे जहाँ तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। तुम्हारे पति और बच्चों को भी वहीं बुला लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे किसी औरत का एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है और उसके बाद वो सीधे शमशान घाट में जिंदा दफनाई मिलती है। एक आम औरत पथरी निकलवाने हॉस्पिटल जाती है और ओटी में ऑपरेशन के लिए उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक अजनबी लाश के साथ जिंदा दफन मिलती है। ये कैसे मुमकिन है? तुम एक काम करो, शहर के सभी थानों में उस लाश की फोटो सर्कुलेट करो और जितने भी पिछले महीने के मिसिंग लोग हैं उनसे मैच कराओ। ओके अगर हमें इस केस की तह तक जाना है तो उस लाश की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है? जी मैडम। समझाइए हमें कि सरकारी अस्पताल में पथरी का ऐसा क्या इलाज करते हैं आप लोग कि पेशेंट सीधे ओटी से उठकर शमशान घाट में दफन हो जाता है, वो भी जिंदा। क्या हो रहा है आपके हॉस्पिटल में? कौन सा रैकेट चला रहे हैं आप लोग? यहाँ बताएंगे या फिर हम अपनी क्लिनिक में ले जाकर आप लोगों का इलाज करें? बताइए बताइए डॉक्टर साहब, क्या किया आपने मुझे बेहोश करके? अरे बेहोश करके क्या करेंगे? ऑपरेशन किया और क्या। अरे तुम लोग खड़े हो कि मुंह क्या देख रहे हो? बताओ मैडम को। मैम ठीक 9:30 बजे इन्हें हम ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। मैम ऑपरेशन के बाद हम इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर ओटी से बाहर ले आए और दूसरे पेशेंट को ओटी में ले गए। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, पर जब हम अमिता रानी को लेने आए तो ये गायब थी। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो नहीं पता मैडम। मैम हमसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? सर वो 9:30 बजे किसी और पेशेंट का टाइम था और 10 बजे अमिता रानी का टाइम था, बट हमने गलती से 10 बजे की जगह 9:30 बजे हम अमिता रानी को ओटी में ले गए। हाँ तो क्या हुआ? देखिए मैम, क्या फर्क पड़ता है अगर ऑपरेशन 10 बजे के बजाय 9:30 बजे हो गया? ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल था। आप अमिता रानी को देखिए, बिल्कुल फिट आई हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर पेशेंट के साथ क्या हुआ उसके लिए आप मुझे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? क्यों? पेशेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है मैम, लेकिन हमें लगा कि ऑपरेशन के बाद इनके हस्बैंड इन्हें ले गए होंगे। लेकिन आधे घंटे के बाद वो वापस आया और हॉस्पिटल में हंगामा करने लगा कि कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है मेरी बीवी। लेकिन हमें लगा कि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है और कुछ पैसे ऐंठना चाहता है, इसलिए हमने उसे भगा दिया। मैम अब आप ही बताइए, ये कुछ सुई है क्या जिसे हम खो देते? इसका हस्बैंड तो शक्ल से ही शराबी लग रहा था। वो तो पीते भी नहीं है। अमिता, इस आदमी का ऑपरेशन भी आपके हॉस्पिटल में हुआ है? नहीं, इसका ऑपरेशन मैंने नहीं किया। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों की जान बचाता हूँ, और आप इस तरह से मुजरिमों की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं मुझे? क्योंकि हमें आपके जवाब रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं लग रहे हैं और ओटी के बाहर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। माफ कीजिए मैम, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता है। आप इस अमिता के हस्बैंड से क्यों नहीं पूछती हैं? ऑपरेशन थिएटर के बाहर वही इसका वेट कर रहा था। वो तो शक्ल से ही चोर उचक्का लग रहा था, उसी ने कुछ किया होगा। बबला, चारू, तुम लोग ठीक तो हो ना बच्चे? कहाँ थी तुम? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया मैं। शाम को थाने गया रिपोर्ट लिखाने तो पुलिस वाले बोले इतने जल्दी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। बच्चों का रो रो के बुरा हाल था कि माँ कहाँ गई। कहाँ जाएंगे हम अपना घर संसार छोड़ के? अब तो मौत ही छीन सकती है आप लोगों से हमें। कोई मारने की कोशिश भी किया, जिंदा दफन कर दिया था हमें शमशान में एक मुर्दे के साथ। बच्चों चलो हम चॉकलेट खा के आते हैं, आओ। क्या कह रही थी तुम? दफना दिया था जिंदा? कौन था साला, बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं भी उसे जिंदा दफनाऊंगा। इसे पहचानते हो? इसी के साथ तुम्हारी बीवी को दफनाया गया था। नहीं, मैं नहीं जानता इसको। कौन है ये? जब अमिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया था तो कहाँ थे तुम? जब अमिता का ऑपरेशन हो रहा था, बच्चों ने नाश्ता करने की जिद की। पापा भूख लग रही है। बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी माँ का ऑपरेशन हो रहा है। पापा बहुत तेज भूख लग रही है। चलो अच्छा। मैं कैंटीन ले गया चाट समोसा खिलाने। वापस आके देखा तो अमिता गायब थी। मैंने खूब शोर मचाया, चिल्लाया, लेकिन ये अस्पताल का स्टाफ सबने हाथ खड़े कर दिए थे। आप ही बताइए मैं क्या करता? ठीक है, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। और अमिता, तुम अपना ख्याल रखना। चलो बच्चों, आ जाओ।
एक सवाल सुलझता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। ये केस हर बढ़ते कदम के साथ और पेचीदा होता जा रहा है। तुम एक काम करो, सादी वर्दी में एक कांस्टेबल को केशव पे नजर रखने के लिए कहो। जी मैडम। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? पता नहीं, हर समय घुटन सी महसूस होने लगती है। कल से काम पर जाओगी तो सब ठीक लगेगा। वैसे भी तुम्हारी सेठानी बार बार फोन करके परेशान कर दिया है। नहीं, मौत से लड़कर आए हैं, इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल पाना। कोई जिंदा गाड़ दिया था हमको एक लाश के साथ। क्यों? हमको जानना है हम किसी का क्या बिगाड़े हैं जो हमको इतनी भयंकर सजा दिया था। अभी तो तुम परेशान हो रही थी, अब तुमको सब जानना है। अरे भूल जाओ सब। और जिसने ये सब कुछ किया है वो नहीं भूला तो? हमें फिर से जिंदा दफनाने आ गया तो? और हमें दफना भी दिया तो? दिवाली मनाओगे? मैडम मैडम अभी अभी फोन आया था। उस अज्ञात लाश की शिनाख्त हो गई है। वो जहांगीराबाद का रहने वाला था और उसकी पत्नी भी अभी बाग सेवनिया पहुंचने वाली है। और उसकी बीवी रो रो कर ये बता रही थी कि उसका पति यहाँ कभी बाग सेवनिया आया ही नहीं और ना ही यहाँ कोई नाते रिश्तेदार रहते हैं उसके। तो फिर उसके पति की लाश यहाँ बाग सेवनिया में कैसे पहुंची? एक बार आ जाए वो, फिर पता करते हैं। जी मैम। वैसे कब आ रही हो? मैम बस अभी थोड़ी देर में आने ही वाली है। ओके। मैडम, मेरे पति को किसने और क्यों मारा? और यहाँ बाग सेवनिया में वो कैसे आए? या तो वो किसी को जानते तक नहीं। उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमसे सवाल करने से पहले आप अपने पति के बारे में बताइए। कौन था, क्या करता था और आखिरी बार आप उससे कब मिली? श्रीकांत नाम था उनका। बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। कोऑपरेटिव बैंक में ऑफिसर थे। 2 दिन पहले सुबह 9 बजे बैंक जाने का कहकर घर से निकले थे। सुनिए जी, खाना खाने घर आओगे ना? हाँ आऊंगा। और उसके ठीक 1 घंटा बाद मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी और उसके बाद ना तो फोन लगा और ना ही वो मिले। लापता हो गए। जहांगीराबाद थाने में हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लीजिए मैम, जीजा जी की मिसिंग रिपोर्ट की FIR कॉपी है। आप कौन? जी मैं इनका छोटा सगा भाई शिशिर। मैम कुछ तो बताइए, किसने मारा उन्हें? क्या हुआ था? कैसे मरे आखिर वो? जहर से मरे हैं वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 2 दिन पहले या तो किसी ने उन्हें जहर देकर मार दिया या फिर उन्होंने खुद जहर पीकर अपनी जान ली है। अगर उन्हें पहले ही जहर देकर के मार दिया गया था तो फिर उन्हें शमशान घाट में जमीन के अंदर गाड़ने की क्या जरूरत थी? और अगर उन्होंने खुद जहर पी करके अपनी जान ली है तब भी यह सवाल रहता है कि वो जमीन के अंदर कैसे पहुंचे, वो भी एक जिंदा औरत के साथ। क्या कह रही है मैडम आप? मेरे पति को किसी औरत के साथ दफनाया गया? क्यों? इसी क्यों का जवाब तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपके पति श्रीकांत को मार के दफनाना ही था तो जहांगीराबाद में क्यों नहीं, यहाँ बाग सेवनिया में आकर क्यों दफनाया?
और वो भी एक औरत के साथ। कौन थी वो औरत? अमिता, ये अमिता है, तुम्हारे पति के साथ इसी को दफनाया गया था। ये कौन है? इसको तो हम जानते तक नहीं। मैडम, मैंने भी इन्हें कभी नहीं देखा। मैडम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ये मेरे पति को जानती तक नहीं, तो इसके साथ मेरे पति को क्यों दफनाया? मैडम, समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है अमिता, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ने पे तुम्हें बुला लेंगे। जी मैडम। हाँ, तुम आज भी लेट आई हो, जल्दी से जाओ, मम्मी जी को दवाई दो। सुनो सुनो, बहन बहन, तुमको कुछ पता है कि आखिर तुम्हारे साथ मेरे पति को मार के क्यों दफना दिया? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए बहन जी, आप कैसे भी अगर हमारे जीजाजी को जानती हैं तो बता दीजिए। हो सकता है पुलिस को कोई मदद मिल जाए कातिलों को पकड़ने में। उन्हें सजा दिलवानी है हमें। देखो सुनो सुनो, अगर तुम कुछ भी जानती हो ना मेरे पति के बारे में तो बता दो, उनके कातिलों को ढूंढने में मदद मिलेगी। बहन, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती मतलब नहीं जानती, लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल से उठा के मुझे शमशान में किसने दफनाया और क्यों? बहन, कुछ तो मदद करो, कुछ तो जानती होगी तुम। बहन नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई तुक ही नहीं बन रहा कि आखिर दो अजनबियों को एक साथ क्यों दफनाया गया है। एक को जान से मारकर और दूसरे को जिंदा। सर, शिशिर और अमिता दोनों के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। चेक करो एक एक नंबर और पता करो ये दोनों किस किस से बात करते थे। कोई तो ऐसी कड़ी मिले जो इस केस को सुलझा सके। यस सर। अचरज की बात तो ये है कि मैं कभी जहांगीराबाद नहीं गई, फिर उस बाबू से मेरा कनेक्शन कैसे हो सकता है? मैं जान के रहूंगी। ढेर हीरोइन मत बन, भगवान ने दूसरी जिंदगी दे दी, शुक्र मना और अपने काम से काम रख। अपने काम से ही काम रख रही हूँ। कहाँ वो बैंक का अमीर बाबू और कहाँ मैं दूसरों के घर में काम करने वाली बाई। मेरे कलेजे से उसकी लाश को लपटा के क्यों दफन कर दिया? मैं जान के ही रहूंगी। तेरी तो मती मारी गई है, समझती क्यों नहीं है? जान का खतरा है इसमें। मारने वाले ने तो पहले ही मार दिया था, ये तो भगवान ने दूसरी जिंदगी दी है। शायद इसलिए कि ये सब कुछ जो कर रहा है ना, उसका पर्दाफाश करके उसको जेल पहुंचा सकूं, चक्की भिजवा सकूं उसे। कहिए क्या परेशानी है? 2 दिन पहले डॉक्टर पल्लव से पथरी का ऑपरेशन कराया था, पर साहब लगता है पथरी ठीक से निकली नहीं, वैसे ही दर्द बना रहता है। अच्छा, दवाइयाँ तो खाती हो टाइम पर? हाँ साहब, पर दर्द दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ, लैब में जाकर आप जांचें करा लीजिएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं। ठीक है साहब, पर दिखाएंगे तो हम डॉक्टर पल्लव को ही। डॉक्टर पल्लव तो पूरे महीने बुक हैं, अगर आपको उनसे ही मिलना है तो नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट मिलेगा। मंजूर है, पर जांच तो हम उनसे ही कराएंगे। ठीक है, फिर आप अगले महीने की 22 तारीख को आ जाइएगा और जो जांचें मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ वो जरूर करा लीजिएगा, ठीक है? जी। टेस्ट तो एक बहाना था, हम तो यहाँ पे ये पता करने आए हैं कि उस दिन हमारे साथ यहाँ हुआ क्या था। ऑपरेशन थिएटर तो यही है और गलियारे में भी इतनी भीड़ है, फिर इतनी भीड़ से उस दिन हमें यहाँ से कोई कैसे उठा के ले जा सकता है? समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। आपके पति श्रीकांत की पूरी कॉल डिटेल्स चेक करी है हमने। बाग से बनिया के किसी आदमी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और आखिरी कॉल आपको आया है उनका 10 बजे और उसके बाद वो गायब है। बताया था आपको कि उन्होंने फोन करके हमको बताया था कि वो खाना बाहर ही खाएंगे। ठीक है, अभी आप जाइए, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी मैम। रेणुका, तुम्हें नहीं लगता ये पूरा केस बहुत फेक लग रहा है? कैसे मैम? जिस तरीके से मारा गया है उससे साफ पता चलता है कि खूनी का इरादा बदला लेना था। गहरी नफरत की वजह से कोई किसी के साथ इस तरह से करता है।
वरना मारना ही था तो मार देता और बात खत्म। और फिर मारने के बाद जमीन के नीचे किसी जिंदा औरत के साथ शमशान घाट में दफनाना, कोई तो है जिसे श्रीकांत से जरूर कोई नफरत है। और बाग सेवनिया का भी इस केस से कोई गहरा संबंध है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है मैम आप, पर श्रीकांत का कॉल डिटेल बिल्कुल क्लीन है। अब श्रीकांत का और बाग सेवनिया का क्या कनेक्शन है, ये पता चले तो चले कैसे। तुम एक काम करो, जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और उनकी मदद से श्रीकांत के दोस्त, पड़ोसी और कलीग्स से पूछताछ करो। पता लगाओ कि श्रीकांत कोई और मोबाइल नंबर तो नहीं यूज कर सकता। हो सकता है कि श्रीकांत कोई सीक्रेट मोबाइल नंबर यूज कर रहा हो। चारू बेटा, ये क्या है? और तेरे पापा और बबला कहाँ है? वो बाहर सो रहे हैं। तो तूने ये ऐसे मेरे हाथ को बांध के ऐसे पकड़ के क्यों बैठी है? कुछ खेल रही है तू? नहीं माँ, डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है मेरी बहादुर बिटिया? वो गंदा चाचू आपको ले गया था ना। लेकिन बेटा, अब तो तेरी माँ वापस आ गई है ना तेरे पास, अपनी गुड़िया के पास। चल खोल इसे। वो फिर से तुमको ले गया तो फिर बाबला और मैं खूब रहेंगे। उसको मत खोलना अम्मा, फिर वो नहीं ले जा पाएगा आपको। मेरी बेटी मेरी कितनी फिक्र करती है। बेटा, अगर वो गंदा चाचू आया भी ना तो उसको माँ ना खूब पिटाई करेगी और ना पुलिस चाचू से कह के उसको जेल भी भिजवा देगी। अब तुम्हारी माँ तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। सच माँ? हाँ। अगर वो गंदा चाचू फिर से आए ना तो मैं बाबला के कुल्हड़ से उसकी खूब पिटाई करूंगी। खूब मजा आएगा माँ। हाँ बेटा, हमसे हमारे बच्चे को दूर करने की जिसने भी कोशिश की है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आ गई तू? 9 बजे का बोल के और 1 बजा दी तूने। हॉस्पिटल गए थे दीदी, इतनी भीड़ में कोई दिन दहाड़े हमें उठा के शमशान में कैसे रखाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बावली हो गई क्या? पुलिस है क्या मुलजिम पकड़ने निकली है? जान बची लाखों पाए, रोड के बुद्धू घर को आए। चल फटाफट खाना बना ले अब। भाभी जी। जी मास्टर जी, आ गए आप? जी भाभी जी। ये आपने इतना छोटा ब्लाउज, आंखें हैं कि बटन? गलती हो गई भाभी जी। पहले तो कभी ऐसी गलती नहीं हुई, अब कैसे हो गई? वो छोटे बंगले वाली सीजर मैडम है ना, उन्होंने भी मुझे एक ब्लाउज सिलने के लिए दिया था। दोनों कपड़ा एक साथ रखा था, दोनों लाल रंग का था, दोनों आपस में बदल गया। कपड़ा पहचानने में गलती हो गई, माफ कीजिए। ये सब सुनना, तेरी मदद चाहिए। मुझे लगता है आज मरवाएगी तू। तो मर जाना, शादी के वक्त तो बड़ा बोलता था तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। चुप कर और चल मेरे साथ। मेरा पेट, मेरा पेट, दीदी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैडम, दीदी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। 2 दिन पहले ऑपरेशन कराया था पथरी का डॉक्टर पल्लव से, उन्हें बुला दीजिए। डॉक्टर पल्लव? वो तो 1 महीने के लिए बुक है। ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर थे, वो दूसरे डॉक्टर को बुला दीजिए। याद है तुझे कि वो दूसरे डॉक्टर कौन थे? नहीं। कब हुआ था ऑपरेशन तेरा? 2 दिन पहले, सुबह 9:30 बजे। 1 मिनट, रजिस्टर देख के बताती हूँ। डॉक्टर विवेक, वो तो छुट्टी पर हैं। लगता है किस्मत ही खराब है। ठीक है, कल आती हूँ। चलो, जोर से दर्द हो रहा है।
क्या मिला तुझे ये नाटक करके? तूने देखा नहीं इस कॉपी में? उस दिन 9:30 बजे किसी और का ऑपरेशन होना था और उसकी जगह मेरा ऑपरेशन हो गया। तो पहेली ना बुझा, साफ साफ बता। अरे बुद्धू, उस दिन 9:30 बजे किसी सायरा हुसैन का ऑपरेशन होना था और उसकी जगह मेरा ऑपरेशन हो गया और वो गुंडे सायरा हुसैन समझ के मुझे उठा के ले गए। यानी सुबह 9:30 बजे सायरा हुसैन का ऑपरेशन होने वाला था और 10 बजे तेरा, लेकिन गलती से 9:30 बजे तुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और वो उठाने वाले तुझे सायरा हुसैन समझ बैठे। हाँ पक्का यही हुआ है। अब मैं जाके वो सायरा हुसैन को भी बताऊंगी कि उसे कोई मारना चाहता है, उसे कोई दफनाना चाहता है। लेकिन अगर तेरा तुक्का गलत हुआ तो? अगर सायरा का उस इंसान से कुछ लेना देना ही ना हुआ तो? नहीं, वो बदमाश उस दिन सायरा हुसैन को ही उठाने आए थे, वो गलती से मुझे उठा कर ले गए। वो जाके शमशान में गाड़ दिया। पक्का? 100% पक्का। अब तो मैं जाके पुलिस को भी बताऊंगी। अरे अरे सुन तो, इतना कुछ बताया मैंने तुझे और तू कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रीकांत श्रीवास्तव को जानती है ना तू? कहा ना, हम बैंकिंग के एक सेमिनार में मिले थे और तू ये जो भी कहानी सुना रही है बिल्कुल मनगढ़ंत है। भला मुझे कोई क्यों मार कर गाड़ेगा, वो भी उस आदमी के साथ जिससे मैं मुश्किल से 1 या 2 बार मिली हूँ। 1 या 2 बार मिली हूँ? अच्छा, तो पुलिस को भी साथ लाई है? जी मैडम, मैं बस 1 ही बार मिली हूँ। क्या आप लोगों को भी इस औरत ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बुलाया है? नहीं, श्रीकांत के दूसरे फोन से हमें तेरा नंबर मिला, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे बस एक सेमिनार में मिली थी, हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए और बस कुछ बात हुई होगी। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती। तुम कुछ नहीं जानती तो फिर सब कहानी खत्म। चलो अमिता। मैडम कहाँ चली गई है? पता करते हैं। हेलो कंट्रोल रूम, जैन जल्दी से साइबर सेल में कनेक्ट कीजिए। हाँ, हम ऑफिसर अंतरा बोल रहे हैं, बाग सेवनिया थाने से। ये नंबर नोट करिए, 2561417474। हाँ जी, और इसकी हमें जल्दी से लाइव लोकेशन अपडेट भेजिए। और हाँ, फ़ोन को टैप करवाइए। थैंक यू। जैन। सुनिए जी, उठिए ना। देखना भाई, देखना, चेहरा देख के तो लग रहा है कि जैसे अभी उठेंगे और हंस के पूछेंगे अगली रोटी खाई क्या। अब आपके बिना हम कैसे जिएंगे? हम जहर खा के मर जाएंगे। भाई हमको भी कहीं से जहर ला दे। मत रो दीदी, मत रो। तो रोती है तो हमारा कलेजा जल उठता है। पहले तो गलती से गलत लड़की ले आए थे, लेकिन देख अब उठा लाए जीजू की असली महबूबा को, सायरा हुसैन। भाई नाज है तुझ पे, मैं बेकार ही तुझ पे चीखी चिल्लाई। सुनिए ना, उठिए, हमारी खातिर ना सही, इसकी खातिर तो उठिए ना, उठिए ना। नहीं उठेंगे आप तो मत उठिए। अब आप दोनों को हम साथ में ही दफनाएंगे। वैसे भी आपका जिंदगी में इसके बिना ना आर था ना पार।
देखा कितना ख्याल है हमें आपका और हमें आपका। हम सायरा का फोन ट्रैक कर रहे थे, इसीलिए यहाँ सही वक्त पे पहुंचे। अब चले? मेरा पति श्रीकांत दोगला निकला। मुझे धोखा देकर मेरी पीठ पीछे उस सायरा चुड़ैल से शादी रचाई और दोनों जगह हस्बैंड हस्बैंड खेल रहा था। पर औरत जात तो सूंघी लेती है ना बेवफाई। एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया यहीं बाग से बनिया में आकर मेरे पति श्रीकांत और सायरा को। तुम मेरी पत्नी हो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन इसके बिना न मेरा आर है न पार। उम्र में छोटे थे हमसे, लव मैरिज किए थे हम। अपना घर बार माँ बाप सब छोड़े, उसके साथ शादी रचाए, उसका घर संभाले। एक दिन एक अनजान लड़की को लाके कहता है कि उसके बिना ना आर है ना पार। उसी दिन सोच लिए कि अब जिंदगी के पार भी दोनों को साथ ही जाना चाहिए, हाथ थाम के। मन बना लिए थे दोनों तोता मैना को साथ ही दफनाएंगे, जिंदगी के पार भी दोनों को साथ ही लगाएंगे। सही मौके के इंतजार में पूरा 3 महीने से नजर रखे थे उन दोनों पर। फिर एक दिन वो मौका मिल ही गया। हाँ जान, आ तो रहे हैं कल। क्या किडनी स्टोन? अरे तुम पैसे की बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अरे क्यों ले लिया यार सरकारी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट? अच्छा ठीक है, कब? अरे हम अर्जेंट लीव लेके आ जाएंगे। तुम्हारा ऑपरेशन हो भला हम ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ कब? अच्छा 17 तारीख को सुबह 9:30 बजे सदर हॉस्पिटल अशोकनगर। ठीक है। दीदी ने हमको सारी कहानी बता दी थी, उसी दिन हम दीदी का मदद करने का सोच लिए। मेरे पति 16 तारीख को बैंक जाने के लिए घर से निकले। सुनिए जी, खाना खाने घर आओगे ना? हाँ आऊंगा। हेलो, हाँ निकल गया तुम्हारा दोगला जीजा। बहुत रुलाया था हमारी दीदी को जीजा जी ने, लेकिन अब उनकी बारी थी। शिशिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ दीदी, खत्म कर दिया जीजा जी को। अब तो कलेजे को ठंडक पहुंचेगी ना? कलेजे को ठंडक तो तब मिलेगी जब तू उसकी डार्लिंग को उसके साथ ही दफनाएगा। काहे कि तेरे जीजा का उसके बिना ना तो वार था और ना पार। जैसा आप कहें दीदी वैसा ही होगा। सुन, उस सायरा का कल सुबह 9:30 बजे सरकारी हॉस्पिटल में किडनी स्टोन का ऑपरेशन है। उठा ले उसको वहां से और वादा कर भाई, वादा कर कि तू उसको उनके साथ जिंदा ही दफनाएगा। वादा किया दीदी, इन दोनों शहजादों को ऐसी जगह दफनाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा प्लान तो एकदम फायर था,
लेकिन ना हम ना हमारे आदमी उस सायरा को देखे थे, इसीलिए उस दिन गलत औरत को उठा लाए, जिसका उसी दिन 9:30 बजे पथरी का ऑपरेशन होना था। सारी गलती तो उस डॉक्टर की थी जिसने उस दिन 9:30 बजे पेशेंट की अदला बदली कर दी। लेकिन एक बार अगर हम यहाँ से छूट गए ना, तो इस बार उस सायरा को मिलाकर ही छोड़ेंगे जीजू से। और इस बार जमीन में नहीं, ऊपर ऊपर आसमान में। ये बताओ गाड़ा कैसे उन दोनों को जमीन में? वहां तो 24 घंटे पंडों का पहरा रहता है। ये तो ब्राह्मणों की शमशान भूमि है, यहाँ कैसे दफनाएंगे? यहाँ तो 24 घंटे पंडा का पहरा रहता है। तभी तो यहाँ आए हैं। उन लवर्ड्स को यहाँ दफनाएंगे तो किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होगा। औरों की तरह इस शमशान घाट का पंडा भी छुआछूत को बहुत मानता है। और जब लकड़ियाँ शमशान घाट में उतरती हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए वो शमशान घाट की पहरेदारी छोड़कर चला जाता है। और जब लकड़ियाँ उतर जाने के बाद वापस आता है तो गंगा जल से पूरे शमशान घाट की शुद्धि करता है। इसी 1 से 1.5 घंटे में हमें अपने काम को अंजाम देना है। इस शमशान घाट में जो डूम लकड़ियाँ उतारता है उससे मेरी बात हो गई है, तो उसकी जेब मैंने अच्छे से भर दी है, और एक गाड़ी वाले की भी। आज जैसे ही लकड़ियाँ उतरेंगी और पंडा इस शमशान घाट की पहरेदारी छोड़कर जाएगा, तब हम अपना काम शुरू कर देंगे। गड्ढा तो खुदवा ही लिए थे। पूरे 1.5 घंटे का टाइम था हमारे पास, इससे पहले कि वो पंडा दोबारा शमशान भूमि की पहरेदारी के लिए आता। हम खुश थे इस बात से कि हमने अपनी दीदी को दिया हुआ वादा पूरा किया, लेकिन अनजान थे इस बात से कि हमने सायरा की जगह अमिता रानी को डाल दिया था बक्से में जीजा के साथ। क्या मिला तुम दोनों को ये सब करके? जेल ही ना। किसी भी गलत काम को और गलत होने से रोका जा सकता है अगर थोड़ा सा सब्र और विश्वास हो तो। एक बार श्रीकांत से बात कर लेते, शायद कोई रास्ता निकल आता। और अगर ना भी निकलता तो दोनों को मार के दफना देना ये तो कोई मसले का हल नहीं है। अब काटो पूरी जिंदगी जेल में और सोचते रहो क्या गलत था और क्या सही। आज के दौर में पारिवारिक संबंध कितने खोखले हो गए हैं, ये इस कहानी को देखकर हमें पता चलता है। किसी भी रिश्ते की सबसे सुंदर चीज क्या है? उस रिश्ते का आपसी विश्वास। संबंधों के दरमियान बोला गया झूठ भले ही ऊपरी तौर पर हमें राहत दे दे, पर आखिरी में दीमक की तरह खोखला कर देता है रिश्तों को, और भरोसे का मकान भर भरा कर गिर पड़ता है। हम सब अपने लिए अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, जो हमें प्यार भी करे, आड़े वक्त हमारा साथ भी दे, और जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सके। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरा भी हमसे यही उम्मीद करता है। रिश्तों में ईमानदार रहे, रिश्ते आपसे ईमानदार रहेंगे। मैं सपना चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, मौका वारदात।